So let's start. A very good morning to all of you present here in my session for editorial analysis. And the heading I am taking today is incremental change on corporate average fuel efficiency third. ठीक है, कहाँ से लिया है एडिटोरियल? ऑब्वियसली द हिंदू न्यूज़पेपर से मैं ले रही हूँ. यू कैन चेक द डेट ऑल्सो. पार्ट 1 पे आ जाइए. हम सबसे पहले देखते हैं वोकैबुलरी क्या है. सो फर्स्ट है कार्व आउट. कार्व आउट फर्स्ट वर्ड है. ये क्या होता है? नाउन है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? अ स्पेशल एक्सेप्शन और एग्जेम्पशन. ठीक है, अपवाद या विशेष छूट. यहाँ पे सारे हिंदी मीनिंग्स हैं आप लोगों के लिए, वो आप देख सकते हैं. सिनोनिम्स पे आ जाइए. सिनोनिम्स क्या होते हैं? वर्ड्स अलग अलग होते हैं लेकिन जो उनके मीनिंग्स होते हैं वो मैच करते हैं, सेम सेम होते हैं. उनके जो अर्थ होते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं. दे आर कॉल्ड सिनोनिम्स. अब यहाँ पे एक्सेप्शन. ठीक है, कार्व आउट का सिनोनिम यहाँ बताया एक्सेप्शन, एजम्पशन, कंसेशन, लूप होल, प्रिविलेज. अब ये सिनोनिम्स तो हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जो है इनकी स्पेलिंग्स भी नोट करेंगे. जैसे एक्सेप्शन, एग्जम्पशन, कंसेशन, ये एक जैसे से लग रहे हैं, तो इनकी स्पेलिंग्स भी आप ध्यान से देखेंगे. एंटोनिम्स पे आ जाइए. ऑपोजिट्स क्या होंगे इसके? रूल, इंक्लूजन, स्टैंडर्ड, ऑब्लिगेशन और यूनिफॉर्मिटी. ये सब क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट्स किसके? कार्व आउट. ठीक है, चलिए निमोनिक ट्रिक देख लेते हैं जिससे आप ये कार्व आउट वर्ड जो है इजीली याद रख सकते हैं. थिंक, सोचें, कार्व आउट. अब कार्व आउट को हम किस तरह और सोच सकते हैं? कटिंग आउट अ स्पेशल पीस. किसी स्पेशल पीस को कट आउट कर देना, है ना. अ स्पेशल एक्सेप्शन. ठीक है ना, एक्सेप्शन मतलब किसी चीज़ को अलग कर देना. स्पेशल पूरा ही हिस्सा है जैसे, और उसमें से एक स्पेशल पीस को निकाल देना, तो कार्व आउट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज स्ट्रिंजेंट. पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड है ये. क्या मीनिंग है इसका? वेरी स्ट्रिक्ट और सीवियर, कठोर या सख्त. स्ट्रिंजेंट. सिनोनिम्स क्या होते हैं? स्ट्रिक्ट, रिजिड, हार्श, सीवियर और टफ. ठीक है, एंटोनिम्स देखते हैं. लीनियंट, फ्लेक्सिबल. सब इसके ऑपोजिट हो जाएंगे ना जो अभी हमने सिनोनिम्स देखे हैं. कठोर, कड़ा. ठीक है, गंभीर, सख्त. हिंदी मीनिंग्स भी आप देख सकते हैं, उससे आपको और आसानी से याद रहेंगे, है ना. तो ऑपोजिट्स क्या हो जाएंगे? लीनियंट, फ्लेक्सिबल, माइल्ड, इजी गोइंग एंड रिलैक्स्ड. अब निमोनिक ट्रिक देखते हैं. स्ट्रिंज और एंड अलग अलग कर दिया है इसको. स्ट्रिंजेंट को, स्ट्रिंज और एंड को अलग अलग कर दिया है. इसका मतलब क्या हो गया? टाइड टाइटली विद अ स्ट्रिंग. ठीक है, बंधा हुआ है टाइटली एक धागे से, स्ट्रिंग से. ठीक है, तो वेरी स्ट्रिक्ट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. डीकार्बनाइजेशन. डीकार्बनाइजेशन इज अ वर्ब, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में देखिए आईएनजी फॉर्म लगी हुई है. सिंपल मीनिंग क्या हो सकता है इसका? रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस. ठीक है, कार्बन उत्सर्जन कम करना को हम क्या बोलते हैं? डीकार्बनाइजेशन या डीकार्बनाइजिंग. चलिए सिनोनिम्स देख लीजिए. डीकंटामिनेट, क्लीन, प्यूरिफाई, डिटॉक्सिफाई, न्यूट्रलाइज. ऑल विल बी द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डीकार्बनाइजिंग. याद रखेंगे, रिड्यूस करने की बात जब हो, किसको? कार्बन एमिशंस को कम करने की बात जहाँ हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? डीकार्बनाइजिंग. ठीक है, डीकार्बनाइजेशन या डीकार्बनाइजिंग. ठीक है, चलिए अब ऑपोजिट्स क्या होंगे इसके? यहाँ कम करने की बात है अगर, तो ऑपोजिट सारे इंक्रीमेंट पे होंगे. देखिए पॉल्यूट. ठीक है, पॉल्यूशन हम देखते हैं, सुनते हैं. कंटामिनेट मतलब दूषित कर देना, खराब कर देना. एमिट, डिग्रेड और हार्म. निमोनिक ट्रिक देखिए. डी और कार्बन अलग अलग कर दिया है. रिमूव कार्बन, रिड्यूस पॉल्यूशन. ये मैंने आपको भी समझाया है ना जब मैं ये वर्ड आपको बता रही थी कि जहाँ पे डी कार्बनाइजेशन है मतलब कार्बन को रिमूव करना. ठीक है, जब कार्बन कम हो जाएगा, रिड्यूस करेंगे हम. ठीक है, पॉल्यूशन को कम कर देंगे तो पॉल्यूशन भी क्या होगा? ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो डी प्लस कार्बन, इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं. नेक्स्ट है एम्बिशियस. इज एन एडजेक्टिव. व्हाट इज द मीनिंग? हैविंग बिग रोल्स और हाई टारगेट्स. बहुत बड़े बड़े गोल्स रखना या हाई टारगेट्स रखना. सिनोनिम्स देखिए. एस्पिरेशनल, ड्रिवन, डिटरमिन्ड, एंटरप्राइजिंग, गोल ओरिएंटेड. ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स. ठीक है, नोट करेंगे. उसके बाद ऑपोजिट्स क्या हो सकते हैं इसके? देखिए अनएम्बिशियस. एम्बिशियस के आगे यूएन लगा दिया, अनएम्बिशियस हो गया वो. लेजी, फाइन. इनडिफरेंट और एमलेस, अपैथेटिक, उदासीन.
तो सब जो ये एंटोनिम्स हो जाएंगे, ऑपोजिट्स हो जाएंगे एम्बिशियस के। अब निमोनिक ट्रिक देखते हैं, एम और बिग। ठीक है, एम रखना, अपने गोल्स रखना लेकिन बड़े, तो एम और बिग को मिला दिया है। एम्बिशियस पीपल एम बिग। ठीक है, जो एम्बिशियस लोग होते हैं वो एम करते हैं बड़ा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है काउंटर प्रोडक्टिव। एडजेक्टिव है काउंटर प्रोडक्टिव, और इसका मीनिंग क्या होता है वो ज़रा देख लेते हैं। हैविंग द ऑपोजिट इफेक्ट ऑफ व्हाट इज इंटेंडेड। उल्टा असर करने वाला, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो उल्टी असर कर रही है, उल्टा काम कर रही है, तो काउंटर जो यहाँ वर्ड है ना, प्रोडक्टिव तो आपको पता है कोई भी चीज़ बनाना करना है ना, लेकिन काउंटर मतलब ऑपोजिट, उल्टा काम कर रही है, उल्टा असर कर रही है। अब चलिए सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके। हार्मफुल, इनइफेक्टिव, डेट्रीमेंटल, एडवर्स और फ्यूटाइल, ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। आज ये ऑपोजिट्स में, बेनिफिशियल है ना, इफेक्टिव, हेल्पफुल, प्रोडक्टिव और एडवांटेजियस, फायदेमंद। हिंदी मीनिंग भी देख लेंगे ताकि आपको हर वर्ड जो है उसका सिनोनिम एंटोनिम समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे था ना, डेट्रीमेंटल हानिकारक है ना, तो एडवांटेजेस फायदेमंद, बेनिफिशियल लाभकारी प्रभावी, इस तरह से आपको याद रहेगा। ठीक है, अब निमोनिक ट्रिक देखिए, काउंटर। काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट। अब कोई भी चीज़ किसी भी वर्ड के आगे अगर काउंटर लगा हुआ है तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाइए कि वर्क्स अगेंस्ट योर गोल्स। कोई भी चीज़ जो आपके गोल्स के अगेंस्ट काम कर रही है, उल्टा काम कर रही है। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिफिकेशन। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच? इट इज अ नाउन। ठीक है, क्या मीनिंग होता है इसका? यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इंस्टीड ऑफ फ्यूल। इलेक्ट्रिफिकेशन आज वर्ड आया है एडिटोरियल में, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसी के ऊपर हम सारा एडिटोरियल अभी डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना इंस्टेड ऑफ फ्यूल। ठीक है, जो हम डीजल पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं उसको ना यूज़ करके किसका यूज़ करें व्हीकल्स में? इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अब देखिए सिनोनिम्स। मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमेशन, पावरिंग, एनर्जी शिफ्ट और कन्वर्जेंस, ये सब जो हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब आ जाइए ऑपोजिट्स पे। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? डी इलेक्ट्रिफिकेशन, डी लग जाएगा, डी। और मैनुअल यूज़, फॉसिल डिपेंडेंस, रिग्रेशन, ट्रेडिशनल यूजेज, ये सब हो जाएंगे इसके ऑपोजिट्स इलेक्ट्रिफिकेशन के। याद कैसे रख सकते हैं? देखिए इलेक्ट्रिक और एक्शन को अलग अलग कर देंगे, इलेक्ट्रिक और एक्शन। मेकिंग थिंग्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी पे रन करना, उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, चलिए सेवन्थ वर्ड पे आ जाइए, कंप्लायंस। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन है। क्या मीनिंग है इसका? फॉलोइंग रूल्स और लॉज, पालन करना, रूल्स को या लॉज को फॉलो करना, कंप्लायंस। ठीक है, कंप्लायंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एडिटर्स अपने न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल में ना। तो कंप्लायंस अब आप याद रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए कि किसी भी चीज़ को फॉलो करना, रूल्स को लॉज को फॉलो करना, पालन करना, इससे आप याद रख सकते हैं हिंदी से पालन करना। चलिए सिनोनिम्स पे आ जाइए। ओबीडियंस, एडेरेंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एडेरेंस, पालन। कन्फर्मिटी, सबमिशन और ऑब्जर्वेंस, सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। आज ये ऑपोजिट्स पे, वॉयलेशन, डिसोबीडियंस, रेजिस्टेंस, डिफेंस और नॉन कंप्लायंस, अपालन। ठीक है, याद रखेंगे। निमोनिक देख लीजिए, कंप्लाई का मतलब होता है कहना, ये क्या कहना? यस टू रूल्स। कंप्लाई मतलब हाँ करना, किसके लिए? रूल्स के लिए। तो कंप्लाई वर्ड से आप जो है एक निमोनिक छोटी सी ट्रिक से आप कंप्लायंस वर्ड याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल। इट्स एन एडजेक्टिव। व्हाट इज द मीनिंग? स्मॉल स्टेप बाय स्टेप चेंजेस, धीरे धीरे बढ़ने वाला। ठीक है, छोटे छोटे कदम लेने वाला, उसे बोलेंगे इंक्रीमेंटल। अब सिनोनिम्स क्या होंगे? ग्रेजुअल, धीरे धीरे। ठीक है, स्टेप वाइज, प्रोग्रेसिव, पीस मील और स्लो, धीमा। चलिए ऑपोजिट देख लेते हैं। सडन, अचानक से है ना। ड्रास्टिक, कठोर, अचानक बड़ा बदलाव। ड्रास्टिक हम वर्ड यूज़ करते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव जो एकदम से हो जाता है। रैपिड, तेज़। इमीडिएट, तुरंत। और एब्रप्ट, अचानक, ये याद रखेंगे। उसके बाद हमारे ट्रिक देख लेते हैं कि इसको आप इजीली याद रख सकें, ताकि इंक्रीज लिटिल बाय लिटिल है ना। अब लिटिल बाय लिटिल मतलब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, इंक्रीज करना, उसे क्या बोलेंगे? इंक्रीमेंटल। नेक्स्ट वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी इज ए नाउन। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग? रैपिड एंड अनप्रिडिक्टेबल चेंज।
एकदम से हुआ लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा चेंज होगा और एकदम से होने वाली बात हो जाए ना, तो उसे बोलेंगे वॉलेटिलिटी। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। इंस्टेबिलिटी, फ्लक्चुएशन, अनसर्टेनिटी और वेरिएबिलिटी और टर्बुलेंस। ठीक है, ऑल दीज विल बी द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड वॉलेटिलिटी। आगे आज देखते हैं अब इसके ऑपोजिट्स क्या होंगे। स्टेबिलिटी है ना, कंसिस्टेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी, बैलेंस एंड काल्मनेस, ये ऑल हो जाएंगे, ये आपके सारे जो हैं क्या हैं, ऑपोजिट्स हो जाएंगे वॉलेटिलिटी के। चलिए याद कैसे रखेंगे। वॉल्केनो, वॉल्केनो जो है एकदम से बर्स्ट करता है ना, तो और अनप्रिडिक्टेबल भी होता है, किसी को नहीं पता होता कि वॉल्केनो जो है कब बर्स्ट कर जाए। तो आप वॉल्केनो के एग्जाम्पल से वॉलेटिलिटी जो है याद रख सकते हैं। ठीक है, रैपिड और अनप्रिडिक्टेबल चेंज को हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी। और किस कैसे याद रख सकते हैं आप, वॉल्केनो से। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रॉम द एडिटोरियल इज मिटिगेशन, इज ए नाउन, मिटिगेशन। ठीक है, क्या है इसका मीनिंग, रिड्यूसिंग द सेवरिटी ऑफ समथिंग, कमी करना, हल्का करना, उसे बोलेंगे मिटिगेशन। चलिए अब सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे। रिडक्शन, कमी, एलिविएशन, रिलीफ, मॉडरेशन और ईजिंग, ये सब हो जाएंगे सिनोनिम्स। फाइन। अब ऑपोजिट्स क्या होंगे देखिए। एग्रेवेशन, बढ़ाना, इंटेंसिफिकेशन, एस्केलेशन, वर्सनिंग और इन्हांस या इन्हांसमेंट। ठीक है, अगर हम ये हटा दें केशन शन, अगर आगे से हम शन हटा दें, तो अगर आप ऐसे भी देखेंगे एग्रीवेट, इंटेंसिफाई, एस्केलेट, वर्स, इनहांस, ये सब मतलब क्या होते हैं, इनके हिंदी में भी देखेंगे बढ़ाना, तीव्र करना, वृद्धि, खराब होना या वृद्धि करना, सब ऑपोजिट है मिटिगेशन के। अब याद कैसे रखेंगे। देखिए मिटिगेट का मतलब होता है मेक इट माइल्ड, हल्का करना, कम कर देना। ठीक है, सॉफ्ट कर देना, इस तरह से आप समझ सकते हैं और मिटिगेशन को याद रख सकते हैं। चलिए आज ये नेक्स्ट पार्ट पे क्या है, फ्रेजल वर्ब्स। फर्स्ट है ब्रोक आउट। ब्रोक आउट का मतलब होता है स्टार्टेड सडनली। चलिए एग्जांपल देखें। अ कंट्रोवर्सी ब्रोक आउट बिटवीन ऑटोमेकर्स ओवर द न्यू पॉलिसी। एक कंट्रोवर्सी जो है ब्रोक आउट हो गई है, एकदम से मतलब स्टार्ट हो गई है, किसके बीच में, ऑटोमेकर्स के बीच में, जो व्हीकल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं, किसके ऊपर, जो न्यू पॉलिसी गवर्नमेंट ने निकाली है। फाइन, वो अभी हम सब देखेंगे, एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब विच इज फॉलोड बाय। फॉलोड बाय क्या मतलब होता है, केम आफ्टर समथिंग, किसी के पीछे आना। अब द प्रपोजल वॉज फॉलोड बाय अ डिबेट अमंग मैन्युफैक्चरर्स। जो प्रपोजल आया ना, वो किसके द्वारा फॉलो किया गया, बाय डिबेट, एक डिबेट कर दी गई, किसके बीच में, मैन्युफैक्चरर्स के बीच में। ठीक है, तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द एडिटोरियल। चलिए आज ये फिक्स प्रपोजिशंस पे। ड्रिवन बाय, ड्रिवन बाय का मतलब होता है कॉज्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग, जैसे कि द कंट्रोवर्सी वाज ड्रिवन बाय डिफरेंस बिटवीन कार मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, ड्रिवन बाय। चलिए इन टर्म्स ऑफ का मीनिंग होता है विद रिगार्ड टू और कंसिडरिंग अ पर्टिकुलर एक्सपेक्ट। जैसे मीनिंग देखी थी, पॉलिसी पुट सम कंपनीज एट द डिसएडवांटेज इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। ठीक है, चलिए कोलोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी रेफर हो रहा है एडिटोरियल में किस चीज़ से, टू हाउ इफेक्टिवली अ व्हीकल यूजेस फ्यूल टू ट्रैवल अ डिस्टेंस। किस क्या मतलब होता है फ्यूल एफिशिएंसी का, कि कितनी इफेक्टिवली जो है एक व्हीकल, ठीक है, यूज़ करती है फ्यूल को ट्रैवल करने के लिए एक डिस्टेंस में, अ डिस्टेंस। ठीक है, उसे हम बोलेंगे फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है, और ये ऐसे यूज़ होते हैं। एफिशिएंसी जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो कॉमनली कोलोकेट करता है विद रिसोर्सेज लाइक फ्यूल, एनर्जी और टाइम। ठीक है, ये आपने नोट भी करा होगा अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी जो है वो कोलोकेट करता है फ्यूल, एनर्जी, टाइम से। हमेशा हम क्या बोलेंगे और लिखेंगे, फ्यूल एफिशिएंसी। फॉर्मल और टेक्निकल कंटेक्स्ट में कभी भी आप फ्यूल इफेक्टिवनेस नहीं लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। The government introduced new rules to improve fuel efficiency in vehicles. New rules बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, इंट्रोड्यूस करे गए ताकि इम्प्रूव की जाए फ्यूल एफिशिएंसी व्हीकल्स के अंदर। ठीक है, चलिए आज ये नेक्स्ट कोलोकेशन पे, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। बहुत इंपॉर्टेंट कोलोकेशन है और ये हम अपनी स्कूल टेक्स्ट बुक से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ ना इन वर्डिंग्स में। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस स्कूल टेक्स्ट बुक्स में भी, ज्योग्राफी और साइंस वगैरह में हम पढ़ते थे, है ना। क्यों पढ़ते थे और अभी तक ये ऐसा ही क्यों लिखा जा रहा है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, क्योंकि ये कोलोकेशन है, ये एक साथ ही आता है, पेयरिंग, नेचुरल पेयर्स हैं ये। ठीक है, अब देखिए एडिटर ने जो इसको लिखा है, क्यों लिखा है, किस चीज़ से रेफर किया है,
पैसेज में, refers to harmful gases related to the atmosphere that contribute to climate change. किससे रेफर करता है? हार्मफुल गैसेस से, ठीक है, जो खतरनाक गैसेस है जो रिलीज कर दी जाती हैं एटमोसफियर में, ठीक है। और वो क्या करती हैं वो गैसेस जब एटमोसफियर में रिलीज हो जाती हैं? कंट्रीब्यूशन हो जाता है उनका, किस चीज़ में कंट्रीब्यूशन हो जाता है? क्लाइमेट चेंज में, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जो है, पॉल्यूशन जो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हेल्थ रिस्क वगैरह हो रहे हैं, वो सब हम देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें मिलकर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में आ जाती हैं। अब ये देखिए एमिशंस जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, एमिशंस वो नेचुरली कोलोकेट होता है गैसेस के साथ, ठीक है। स्पेशली इन इन्वायरमेंटल एंड साइंटिफिक राइटिंग, अगर हम इन्वायरमेंटल या साइंटिफिक राइटिंग वगैरह लिख रहे हैं, कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में या फॉर्मल राइटिंग्स देख रहे हैं, तो आप देखेंगे एमिशन हमेशा कोलोकेट हुआ होगा गैसेस के साथ, ठीक है। वी से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस लिखेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, कभी भी ग्रीन हाउस गैस रिलीज फॉर्मल यूजेज में नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज एसेंशियल टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। अब जो ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा इशू है, तो रिड्यूस करेंगे अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को, तो एसेंशियल हो जाएगा। क्या एसेंशियल हो जाएगा, क्या ज़रूरी हो जाएगा? कि ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है। दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्वोकेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है डीकार्बनाइजेशन। डीकार्बनाइजेशन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन स्पेशली फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट। डीकार्बनाइजिंग मैंने अभी आपको वोकेबलरी में वर्ड कराया है, मीनिंग भी कराया है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस किसका सब्स्टिट्यूट है? ऐसे प्रोसेस का जिसमें जो है कार्बन एमिशन को कम किया जाए, खास तौर से इंडस्ट्रीज में, ठीक है, कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में और ट्रांसपोर्ट में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिफिकेशन, ये भी मैंने वोकैबुलरी में आपको करा दिया। अब किसका सब्स्टिट्यूट है? द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग फ्यूल बेस्ड सिस्टम्स विद इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड सिस्टम। जितने भी फ्यूल बेस्ड सिस्टम्स हैं उनको बदल देना, रिप्लेस कर देना इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड सिस्टम्स पे, इलेक्ट्रिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज ही ईडियम्स पे, ईडियम्स आज एडिटर ने नहीं लिखे हैं, नहीं यूज़ करे हैं पैसेज में, बट ऑन बेस ऑफ द थीम, ऑन द पैसेज, ऑन द आर्टिकल, आई हैव गिवन यू टू वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम्स। देखते हैं क्या है। पेपर ओवर द क्रैक्स, फर्स्ट है पेपर ओवर द क्रैक्स, ठीक है, ईडियम है। इसका मतलब क्या होता है? टू हाइड प्रॉब्लम्स इंस्टीड ऑफ सॉल्विंग देम। प्रॉब्लम्स को ना छुपा देना, सॉल्व नहीं करना बल्कि छुपा देना और ज़्यादा, ठीक है, हल ना करना प्रॉब्लम को। हिंदी मीनिंग भी आप देख सकते हो, समस्याओं को छुपाना या हल ना करना। एग्जाम्पल देखिए, द न्यू पॉलिसी में जस्ट पेपर ओवर द क्रैक्स इंस्टीड ऑफ रिड्यूसिंग एमिशंस इफेक्टिवली। तो ये बात जो है ना एडिटोरियल में आई है, ठीक है, लिखी है राइटर ने, कि जो न्यू पॉलिसी निकाली गई है ये सिर्फ पेपर वर्क है, ठीक है, ये सब क्या है? पेपर वर्क है, और इससे कोई रिड्यूस नहीं होने वाला, रिडक्शन नहीं होने वाला किसके अंदर? एमिशंस के अंदर इफेक्टिवली, ठीक है। ये सब अभी समझेंगे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दे दिया है, इसको समझाने के लिए ईडियम को, पेपर ओवर द क्रैक्स। नेक्स्ट है मूव द नीडल। मूव द नीडल, नीडल आपको पता है ना क्या होती है? सुई जिससे सीते हैं क्लोथ्स वगैरह, तो नीडल, मूव द नीडल टू मेक अ नोटिसेबल और मीनिंगफुल डिफरेंस, ठीक है, महत्वपूर्ण बदलाव लाना। चलिए सेंटेंस देखिए, इंक्रीमेंटल चेंजेस इन फ्यूल एफिशिएंसी में नॉट मूव द नीडल ऑन क्लाइमेट चेंज। धीरे धीरे जो थोड़ा थोड़ा करके जो चेंजेस लाए जा रहे हैं फ्यूल एफिशिएंसी के अंदर, उससे जो कैसे हैं, मतलब उससे कोई चेंज नहीं आने वाला, नोटिसेबल डिफरेंस नहीं आने वाला, कोई मीनिंगफुल डिफरेंस नहीं आने वाला क्लाइमेट गोल्स के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जॉर्गन्स देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशलाइज्ड वर्ड्स होते हैं, टर्म्स होती हैं जो पर्टिकुलर प्रोफेशन या फील्ड में यूज़ होती है। नेक्स्ट है कंप्लायंस मैकेनिज्म, ठीक है। कंप्लायंस मैकेनिज्म क्या है? अ सिस्टम और प्रोसेस यूज टू इंश्योर दैट रूल्स और रेगुलेशंस आर फॉलोड, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम या प्रोसेस जो यूज़ किया जाता है इंश्योर करने के लिए कि जो रूल्स बनाए गए हैं, रेगुलेशंस बनाए गए हैं, वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं, ठीक है। नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली, कंप्लायंस मैकेनिज्म। कंप्लायंस का मैंने आपको मतलब समझाया था वोकैबुलरी में, ठीक है। चलिए, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कंप्लायंस मैकेनिज्म टू मॉनिटर एमिशन टारगेट्स। गवर्नमेंट ने क्या करा है? एक नई कंप्लायंस मैकेनिज्म जो है इंट्रोड्यूस करा है ताकि मॉनिटर किया जा सके एमिशन टारगेट्स को, मीटअप किया जा सके। नेक्स्ट है कार्बन क्रेडिट्स। कार्बन क्रेडिट्स, इसका क्या मतलब होता है? द परमिट्स दैट अलाउ अ कंपनी टू एमिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कैन बी ट्रेडेड, ठीक है। एक परमिट्स होते हैं जिसमें जो अलाउ किया जाता है कंपनी को कि वो सर्टेन अमाउंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो एमिट कर सकती है, ठीक है, कार्बन क्रेडिट्स, ठीक है। चलिए
विच कैन बी ट्रेडेड। ठीक है, यहाँ देख लें, कार्बन उत्सर्जन की अनुमति देने वाले व्यापार योग्य प्रमाण पत्र। इस तरह से अगर आप याद रख सकते हैं हिंदी के थ्रू तो आप याद रखिए इस जार्गन को, कार्बन क्रेडिट्स। कंपनीज कैन बाय कार्बन क्रेडिट्स टू मीट द एनवायरमेंटल ऑब्लिगेशन। जो कंपनीज हैं वो बाय कर लेती हैं कार्बन क्रेडिट्स को, ठीक है, परमिट्स, ऐसे परमिट्स जिसमें अलाउंस मिल जाती है आपको कि आप कुछ अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट कर सकते हैं एटमोसफेयर में। ठीक है, तो एक सेंटेंस देख लीजिए, कंपनीज क्या है, बाय कर, कैन बाय कार्बन क्रेडिट्स टू मीट द एनवायरमेंटल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, ताकि वो एनवायरमेंटल ऑब्लिगेशन को मीट अप भी कर सकें, और कुछ कार्बन क्रेडिट को खरीद लेती हैं इस वजह से। ठीक है, ये सब अभी हम एडिटोरियल में समझेंगे। दिस इज़ द एडिटोरियल इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, इसको पढ़िए, स्किमिंग टेक्निक से पढ़ेंगे सारे जो न्यू पॉलिसी है यहाँ पे। ठीक है, CO2 की बात करी गई है, क्या क्या है, क्यों निकाली गई है, एडिटर क्या बात कहना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कह रही है, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। जल्दी से कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, वोकैबुलरी, जार्गन्स, कोलोकेशंस, इसको मार्क करिए, देखिए और इसको रीड आउट करिए। जैसे यहाँ पे आगे इलेक्ट्रिफिकेशन, इस तरह से। ठीक है, तो मैं आपसे 2 मिनट बाद इसको डिस्कस करूँगी। ठीक है, और हम सब कुछ देखेंगे, समझेंगे इसको, फिर क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे, एब्रीविएशन भी देखिएगा। देखिए BEE, सब कुछ इसमें अच्छे से देखिए, पढ़िए। आई एम गिविंग यू ओनली 2 minutes, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, कमिंग बैक टू द एडिटोरियल। चलिए देखते हैं एडिटर ने क्या बात कही है, नोट करते जाएंगे मेरे साथ। ठीक है,
चलिए, इंडिया इज प्लानिंग न्यू फ्यूल एफिशिएंसी एंड एमिशन रूल्स कॉल्ड CAFE 3। ठीक है, इंडिया क्या प्लान कर रहा है? एक न्यू फ्यूल एफिशिएंसी और एमिशन रूल्स प्लान कर रहा है, जिसका नाम है कैफे 3, भी आप इसे बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब दीज रूल्स एम टू रिड्यूस पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स। अभी जो रूल्स बनाए जा रहे हैं ना, इनका एम क्या है, गोल क्या है? रिड्यूस करना पॉल्यूशन को व्हीकल्स के अंदर से। हाउएवर द एडिटोरियल सेज, अब एडिटर क्या कह रहे हैं अपने एडिटोरियल में वो देखते हैं। द चेंजेस आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, ये चेंजेस जो बनाए जा रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है। इंस्टीड ऑफ फोर्सिंग कंपनीज टू शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, the policy allows small improvements and flexible options। क्या किया जा रहा है? इंस्टीड ऑफ फोर्सिंग कंपनीज को फोर्स करने की बजाय कि वो शिफ्ट कर लें, किससे, किस पे शिफ्ट कर लें? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे आ जाएं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वो बनाएं। ठीक है, और जो पॉलिसी है वो क्या अलाउ कर रही है? स्मॉल इंप्रूवमेंट्स एंड फ्लेक्सिबल ऑप्शंस। तो पॉलिसी को क्या अलाउ करना चाहिए कि वो स्मॉल इंप्रूवमेंट करे और फ्लेक्सिबल ऑप्शन प्रोवाइड करे, ना कि कंपनीज को बोले कि आप जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आ जाए कम्प्लीटली। ये एडिटर कह रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि ये जो रूल्स बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा फ्यूल एफिशिएंसी और एमिशंस को देखने के लिए, ये चेंजेस जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। ठीक है, दिस में स्लो डाउन रियल प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। और अगर ऐसा किया जाएगा तो उससे क्या होगा? स्लो डाउन हो जाएगा किसके अंदर? जो प्रोग्रेस हो रहा है पॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। तो ये पूरा आर्टिकल है, इसी के ऊपर सारी थीम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हो क्या रहा है ये देख लेते हैं। इंडियाज ऑटोमेकर्स हैव एग्रीड टू न्यू फ्यूल एफिशिएंसी एंड एमिशन टारगेट्स प्रपोज्ड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अब देखिए यहाँ पे जो BEE है, मैंने आपको बताया था ना, एब्रीविएशन आई थी एडिटोरियल में, उसकी फुल फॉर्म देखिए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अब इंडिया के जो ऑटोमेकर्स हैं, जो व्हीकल्स वगैरह बनाते हैं, एग्री हो चुके हैं। किसके लिए एग्री हो चुके हैं? न्यू फ्यूल एफिशिएंसी के लिए और एमिशन टारगेट्स जो प्रपोज किए गए हैं BEE के द्वारा। अब ये रूल्स क्या है? दीज रूल्स आर मेंट टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एमिशंस फ्रॉम कार्स। अब ये न्यू रूल्स बनाए हैं, इनका जो मेन मकसद है, एम है, गोल है, वो यही है कि रिड्यूस किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड को और एमिशंस को कार्स के अंदर से। ठीक है, हाउएवर अब देखिए एडिटोरियल में क्या बात आई है। द एडिटोरियल सेज न्यू प्लान इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रिंग रियल चेंज। ये जो प्लान बनाया जा रहा है BE के द्वारा, ये जो पॉलिसीज बनाई जा रही है, रूल बनाए जा रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है कंट्रोल करने के लिए इसको, एमिशंस को, कार्बन एमिशंस को, और एक बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए। ठीक है, टू ब्रिंग अ रियल चेंज। फाइन, अब कन्फ्लिक्ट देख लेते हैं, कुछ प्रीवियस कन्फ्लिक्ट्स भी हैं। पहले क्या हुआ है देखते हैं। अर्लियर देयर वाज डिसएग्रीमेंट अमंग कार कंपनीज। तो पहले जो है डिसएग्रीमेंट रह चुका है कार कंपनीज के बीच में, जैसे कि मारुति सुजुकी विच डोमिनेट स्मॉल कार्स सेल इन इंडिया, अराउंड 14 to 15% ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स वांटेड स्पेशल रिलैक्सेशन फॉर स्मॉल कार्स। तो क्या बात थी? जैसे मारुति सुजुकी वो चाह रहा है कि स्मॉल कार्स की सेल वो प्रोवाइड करता है इंडिया में, तो वो चाह रहा है कि उसे स्पेशल रिलैक्सेशन दिया जाए स्मॉल कार्स की सेल्स के अंदर। अदर कार मैन्युफैक्चरर्स अपोज दिस, जो दूसरे कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उसको अपोज करते हैं, बिकॉज इट वुड मेक रूल्स अनफेयर, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, जो रूल्स बनाए गए हैं वो अनफेयर हो जाएंगे। The new version removed this special exemption but introduced other flexible rules instead। अब जो ये न्यू वर्जन आया है उससे क्या हो रहा है? रिमूव किया जा रहा है स्पेशल एजम्पशन को और इंट्रोड्यूस किया जा रहा है दूसरे फ्लेक्सिबल ऑप्शंस को, रूल्स को। चलिए आगे देख लेते हैं अब क्या है मेन टारगेट क्या है ऑफ कैफे 3। मैं इसको कैफे 3 बोल रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, CAFE 3 क्या है टारगेट देखते हैं। करंट स्टैंडर्ड जो अभी कैफे 2 है उसका क्या मतलब है वो देख लेते हैं, कि उसमें क्या है कि कार जो है या कोई व्हीकल जो है वो इतना ही ग्राम CO2 एमिट करती है पर किलोमीटर के हिसाब से, 113 ग्राम्स। ये आप नोट करेंगे, ये पैसेज में स्टैट्स आया है, डेटा आया है। तो करंट स्टैंडर्ड जो है कैफे 2 जो है उसमें एक पर्टिकुलर व्हीकल एटमॉस्फेयर में कितना CO2 एमिट करती है? 113 ग्राम्स। लेकिन न्यू टारगेट जो बनाया जा रहा है, न्यू टारगेट क्या है मैंने आपको बता दिया। अब न्यू टारगेट क्या है? कैफे 3
जो कि सोच रहे हैं कि उसमें क्या होगा, अगर ये रूल्स आ गए, ये पॉलिसीज आ गई, तो क्या होगा 2031-32 तक कितना रिडक्शन आ जाएगा पर किलोमीटर हर व्हीकल के अंदर, 7 ग्राम CO2 ही एमिट होगा सिर्फ। दिस इज द डिफरेंस। पहले अभी कितना हो रहा है 113 ग्राम्स, और 2031-32 तक अगर ये न्यू पॉलिसीज आ जाती हैं तो क्या होगा, कैफे 3 के अकॉर्डिंग 7 ग्राम्स ओनली पर व्हीकल एमिट करेगी, ठीक है, कार्बन एमिशंस एटमोसफेयर में। तो दिस इज द डिफरेंस। इसको मानते हुए चल रहे हैं, सोचते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ये गोल है कैफे 3 का, टारगेट है। अब जो न्यू रूल्स हैं, द न्यू रूल्स विल अप्लाई फ्रॉम अप्रैल 2027 टू मार्च 2032। कब से कब तक अप्लाई करेंगे ये बता दिया मैंने। ऑन पेपर, अब एडिटर क्या कह रहे हैं, ऑन पेपर दिस लुक्स लाइक अ बिग इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब हम भी जैसे पढ़ रहे हैं, और अगर मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सुबह सुबह ही एडिटोरियल पढ़ा हो, पहले ही पढ़ लिया हो, या मैंने अभी आपको एडिटोरियल दिखाया यहाँ पे, आपने पढ़ लिया स्क्रीन्स पे, तो हमें पेपर पे ऐसा लग रहा है या स्क्रीन्स पे पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट होने वाली है, ठीक है। बट द एडिटोरियल सेज, लेकिन एडिटर क्या कह रहे हैं, इट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग इन प्रैक्टिस। ये स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं है, स्ट्रॉन्ग जो है चेंज नहीं है, ये सिर्फ पेपर में लग रहा है हमें पढ़ने में, ठीक है, बेनिफिशियल नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वाई द एडिटोरियल क्रिटिसाइजेज द पॉलिसी, ये पॉलिसी को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं एडिटर, वो देखते हैं। टू मैनी एस्केप रूट्स, पहला रीज़न जो है वो है कि इसमें एस्केप रूट्स बहुत ज़्यादा हैं। एस्केप रूट समझते हैं कि कहीं ना कहीं से कंपनीज कुछ ना कुछ दूसरा प्लानिंग करके और निकल जाएंगी इधर उधर से बहाने बहाने बना के, तो एस्केप रूट्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं, वो देखते हैं क्या है। कंपनीज कैन मीट टारगेट्स विदाउट फुली स्विचिंग टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बाय यूजिंग, कंपनीज जो है वो फुली हो सकता है अपने चेंजेस ना लाएं, स्विच ओवर ना हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे। कैसे, बाय यूजिंग हायर एथेनॉल फ्यूल ब्लेंड्स E20 टू E85 कंपैटिबल व्हीकल्स, हो सकता है वो एथेनॉल फ्यूल ब्लेंड्स जो है वो लेकर आ जाएं, जिसमें E20 टू E85 कंपैटिबल व्हीकल्स आती हैं, तो हो सकता है वैसी वाली व्हीकल्स वो बनाने लगे, पूरी तरह इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे, इलेक्ट्रिफिकेशन पे पूरी जो है वो नहीं आए, चेंजेस ना ले आए, ठीक है, स्विच ना करें। और क्या हो सकता है, माइनर एफिशिएंसीज इम्प्रूवमेंट्स, थोड़े से इम्प्रूवमेंट बताए हैं एडिटर ने, वो क्या है, स्टार्ट स्टॉप सिस्टम्स, इंजन टर्न ऑफ एट ट्रैफिक स्टॉप्स, क्या करेंगे लोग, स्टार्ट ऑफ सिस्टम्स लेकर आ जाएंगे कि भाई इंजन जो है वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा ट्रैफिक स्टॉप्स पे, है ना, ये चेंज आ सकता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग, एनर्जी रिकवरी वाइल ब्रेकिंग, ऐसा सिस्टम आ सकता है कि अगर कोई ब्रेक करेगा तो एनर्जी रिकवर हो जाएगी, ठीक है। और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लेकर आ जाएंगे, मतलब ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, कंपनीज लेकर आ सकती हैं, लेकिन पूरी तरह स्विच नहीं करेंगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे, ठीक है। तो बहुत सारे एस्केप रूट्स हैं, एडिटर ये अपनी तरफ से बता रहे हैं एडिटोरियल में, इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस पॉलिसी का जो कैफे 3 है। और इसकी वजह से क्या होगा, दीज हेल्प बट डू नॉट रिड्यूस एमिशंस ड्रास्टिकली, ये सारी चीज़ें हेल्प तो करेंगी लेकिन एमिशंस जो है एटमॉस्फेयर से ड्रास्टिकली रिड्यूस नहीं हो सकते, बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सुपर क्रेडिट सिस्टम। अब सुपर क्रेडिट सिस्टम क्या है, मैंने आपको क्रेडिट्स बताए थे ना, कार्बन क्रेडिट्स, उसमें ही आगे ये वाला इसका मतलब है। सुपर क्रेडिट सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs में काउंट एज 3 व्हीकल्स इंस्टीड ऑफ 1। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं EVs जिसे हम बोलते हैं, 3 व्हीकल्स, अलग अलग व्हीकल्स माना जाएगा उनको एक व्हीकल्स की जगह, ठीक है। और दिस गिव्स कंपनीज एक्स्ट्रा एडवांटेज इवन इफ EV प्रोडक्शन इज लिमिटेड। अब कंपनीज को क्या होगा, इससे एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि हम उन्हें अलग अलग काउंट कर रहे हैं, एक नहीं मान के, ठीक है। तो वो क्या होगा, लिमिट कर देंगी अपने प्रोडक्शन, EV का जो प्रोडक्शन है वो कम कर देंगी, ठीक है। तो सुपर क्रेडिट सिस्टम आ जाएगा। और दूसरा क्या है, क्रेडिट ट्रेडिंग एंड बैंकिंग। क्रेडिट ट्रेडिंग क्या है, कंपनीज कैन अर्न एक्स्ट्रा क्रेडिट्स इफ दे परफॉर्म बेटर, वो क्या करेंगी, एक्स्ट्रा क्रेडिट्स भी खरीद सकती हैं अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगी मार्केट में। दीज क्रेडिट्स कैन बी सेव्ड और सोल्ड टू अदर कंपनीज, और क्या हो सकता है, इसको सेव किया जा सकता है, सोल्ड कर सकते हैं। दिस रिड्यूसेस प्रेशर ऑन कंपनीज दैट आर बिहाइंड इन क्लीन टेक्नोलॉजी, तो जो पीछे चल रही हैं, क्लीन टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रही हैं, उस पर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। लेस फ्रीक्वेंट चेकिंग, अब कंपनीज विल बी मेजर्ड ओवर 3 ईयर ब्लॉक्स इंस्टीट्यूट ऑफ एवरी ईयर, तो कंपनीज जो है कंप्लायंस कंप्लायंस जो है वो मेजर किया जाए किसके अंदर, 3 ईयर के ब्लॉक्स के अंदर, हर साल नहीं, थ्री ईयर्स का गैप देके उनको चेकआउट किया जाए, मेजर किया जाए। उसके बाद दिस अलाउज, इसकी वजह से क्या होगा, दिस अलाउज कंपनीज टू बैलेंस पुअर परफॉर्मेंस इन 1 ईयर विद बेटर परफॉर्मेंस इन अनदर। जब चेकिंग की जाएगी तो क्या होगा, बैलेंस रहेगा पुअर परफॉर्मेंस के अंदर, एक साल के अंदर कितना परफॉर्मेंस रहा, और बेटर परफॉर्मेंस जो आने वाले साल के अंदर है। रिजल्ट क्या होगा इसका, लेस अर्जेंट प्रेशर टू इम्प्रूव क्विकली,
प्रेशर कम बन जाएगा, ठीक है, कि इम्प्रूवमेंट जल्दी जल्दी करनी पड़ जाएगी। लेस अर्जेंट प्रेशर, एकदम अर्जेंट प्रेशर नहीं बनेगा और इम्प्रूवमेंट भी जल्दी जल्दी होगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो एडिटर ने मेंशन करे हैं एडिटोरियल में, इन्हीं पॉइंट्स की वजह से क्रिटिसाइज करा है पॉलिसी को। अब वाई दिस मैटर्स, ये सारी चीज़ें पॉइंट्स मैंने आपको बताई हैं क्यों मैटर करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, थर्ड लार्जेस्ट सोर्स है ग्रीन हाउस गैस एमिशन का। उसके बाद अ मेजर कंज्यूमर ऑफ इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, बहुत बड़ा मेजर कंज्यूमर है जो बाहर से फॉसिल फ्यूल्स आए जाते हैं। और सो वीक रूल्स मीन्स, अगर ये वीक रूल्स रहेंगे इस पॉलिसी के अंदर तो उसका मतलब क्या होगा, स्लोअर शिफ्ट टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, स्लोअर शिफ्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी जो है शिफ्ट नहीं आएगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, बहुत स्लोली स्लोली आएगा, पहली चीज़। उसके बाद कंटिन्यू डिपेंडेंस ऑन पेट्रोल एंड डीजल, जब एकदम से लोग जो हैं इलेक्ट्रिफिकेशन को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इस पॉलिसी को कैफे 3 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, डिपेंडेंस हमारा रहेगा किस पे, पेट्रोल और डीजल पे, फॉसिल फ्यूल्स पे। देन लेस प्रोग्रेस ऑन क्लाइमेट गोल्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी। कंक्लूजन क्या निकल रहा है इसका कि लेस प्रोग्रेस मतलब जो क्लाइमेट गोल्स हैं हमारे उसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस नहीं आएगा और एनर्जी सिक्योरिटी पे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इसलिए मैटर करते हैं। अब एडिटर क्या कह रहे हैं और ज़रा समझ लेते हैं। इवन दो कैफे 3 लुक स्ट्रिक्ट ऑन पेपर, ठीक है, हमें देखने में पढ़ने में स्ट्रिक्ट लग रहा है कैफे 3 के रूल्स, अगर हम देखें जो पॉलिसी है कि 7 किलोमीटर के हिसाब से एक व्हीकल जो है कार्बन एमिट करेगी, अभी नहीं, कब, 2030, 31, 32 तक। तो ये हमें पेपर में देखने में स्ट्रिक्ट लग रहा है। द फ्लेक्सिबल रूल्स मेक इट ईजियर फॉर कंपनीज टू कंप्लाई विदाउट मेजर चेंजेस। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल रूल्स बना दिए गए तो कंपनीज के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, ये मेजर चेंजेस को लाना। और क्या आर्ग्यू किया जा रहा है, द पॉलिसी में कंट्रोल एमिशंस ऑन पेपर बट इट विल नॉट फोर्स अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड क्लीन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ठीक है। द एडिटोरियल इज क्रिटिकल एनालिटिकल, या टोन भी देख लीजिए कैसी एडिटर की, क्रिटिकल और एनालिटिकल टोन में लिख रहे हैं वो एडिटोरियल। इट आर्ग्यूज, और आर्ग्यू भी कर रहे हैं, दैट द पॉलिसी लुक्स एम्बिशंस ऑन पेपर बट मे फेल इन प्रैक्टिकल ड्यू टू वीक इन्फोर्समेंट एंड एक्सेसिव फ्लेक्सिबिलिटी। अगर एक्सेसिव फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी और वीक इन्फोर्समेंट मतलब उसका जो पूरा पॉलिसी का स्ट्रक्चर अगर वीक रहेगा तो फिर ये पेपर वर्क तक ही रह जाएगा। हम सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है कि बहुत बड़ा चेंज आएगा, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये शिफ्ट करना, ये चेंजेस लाना एटमॉस्फेयर में, क्लाइमेट में, साथ ही साथ सिविलियंस में, कि वो पूरे ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आए, ये करना मुश्किल है। चलिए, दिस इज द होल एडिटोरियल। आज ये क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन मेंस और सी सेट की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बाकी दूसरे एग्जाम्स वाले बच्चे भी इसे देखेंगे क्योंकि एमसीक्यूज में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। जो फॉर्मेट है, जो स्ट्रक्चर पैटर्न में क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस तरह से एमसीक्यू में भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मेंस वाले बच्चे ही देखेंगे, आपका इस तरह से एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन देते हैं आपको, तो इसलिए क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है और कैसे आंसर करना है वो भी ज़रूरी है। फर्स्ट देखते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन the effectiveness of India's CAFE 3 norms in achieving deep decarbonization of the transport sector, discuss the governance and policy changes involved and suggest a way forward। कितनी सारी चीज़ें करनी है ना आपको, देख क्रिटिकली एग्जामिन करना है पहले, फिर डिस्कस करना है और फिर क्या करना है, सजेस्ट भी करना है। फाइन, क्या करेंगे पहले आप देखिए, पहले आप डिफाइन करेंगे कि CAFE नॉर्म्स है क्या, कैफे 3 नॉर्म्स जो निकले वो है क्या, कैफे 2 जो पहले निकला है अभी चल रहा है वो क्या है, ठीक है। एंड देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग व्हीकुलर एमिशंस इन इंडिया, और उनका जो ऑब्जेक्टिव है कि व्हीकुलर एमिशंस को हम कम कर पाएँ इंडिया के अंदर, वो ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, बता देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, एमिशन रिडक्शन कैसे होगा, फ्यूल एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट कैसे की जाए, क्लाइमेट कमिटमेंट्स क्या हैं और कैसे उनको पूरा किया जाएगा, वो सब बताएंगे। उसके बाद फ्लेक्सिबल कंप्लायंस मैकेनिज्म्स, क्रेडिट्स और सुपर क्रेडिट्स, एवरेजिंग सिस्टम, ये सब बताएंगे जो कंपनीज ले लेती हैं मैकेनिज्म्स के लिए। अब रिस्क ऑफ पेपर कंप्लायंस इंस्टीड ऑफ रियल ट्रांजिशंस टू ईवीज, मतलब पेपर वर्क पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, ये नहीं कि रियल ट्रांजिशंस करें ईवीज के अंदर, ठीक है। और गवर्नेंस चैलेंज क्या है, रेगुलेटरी डिल्यूशन वर्सेज इंडस्ट्री प्रेशर, ये हम बताएंगे। उसके बाद स्टेक होल्डर्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट BEE, या मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, इसका क्या रोल है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का क्या रोल है, कंज्यूमर्स का क्या रोल है, कंज्यूमर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, बायर्स, एनर्जी सेक्टर्स और क्लाइमेट पॉलिसी बॉडीज, सब कुछ इसमें आएगा, सबको बताना है आपको। उसके बाद एग्जाम्पल देंगे आप डेटा का।
अब यहाँ पे आ जाता है एमिशन टारगेट्स जो मैंने आपको बताए थे, अब कितने हैं, कैफे अगर 3 को पॉलिसी को नॉर्म्स को हम फॉलो करते हैं तो कितने आगे सोचा हुआ है, टारगेट क्या है। उसके बाद स्मॉल कार्स जो है जो 14-15% मार्केट शेयर को होल्ड करती हैं, उनका क्या रोल है, इंडिया ट्रांसपोर्ट सेक्टर एज थर्ड लार्जेस्ट एमिटर, तो ये बताएंगे आप। कंक्लूजन कैसे देंगे, वे फॉरवर्ड करना है ना आपको, लास्ट में देखिए सजेस्ट करना है वे फॉरवर्ड, तो बताएंगे स्ट्रॉन्गर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म हो, फास्टर ईवी एडॉप्शन इंसेंटिव्स बनाए जाएं, रिड्यूस ओवर कंप्लायंस ऑन कार्बन क्रेडिट्स एंड ऑफसेट्स, एनुअल कंप्लायंस मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टी ईयर एवरेजिंग, साथ ही साथ क्लियर लॉन्ग टर्म डिकार्बनाइजेशन रोड मैप, लॉन्ग टर्म रोड मैप हो डिकार्बनाइजेशन का, शॉर्ट टर्म नहीं हो, पेपर वर्क ना हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म डिकार्बनाइजेशन रोड मैप बनाया जाए। चलिए, this is the first question. Coming to the second question, let's see, analyze the role of market based regulatory instruments such as carbon credits, super credits and credit trading, environmental governance, evaluate their effectiveness and limitations in the context of India's climate policy। अब यहाँ देखिए, कार्बन क्रेडिट्स मैंने आपको बता दिया, सुपर क्रेडिट्स वो भी मैंने आपको बता दिया, और क्रेडिट ट्रेडिंग ये भी मैंने आपको बता दिया है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं, कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, अगर आप गड़बड़ी नहीं करेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा। अगर ऐसे कोई पैसेज अगर आ गया आपके एग्जाम में, ठीक है, एनवायरमेंटल रिलेटेड या इस तरह से साइंस रिलेटेड, तो कैसे आप करेंगे इसको पॉल्यूशन के ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये भी। तो ये सब कीवर्ड्स आपको याद रखना ज़रूरी है। कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं, सुपर क्रेडिट्स क्या होते हैं, क्रेडिट ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले एनालाइज करना है, फिर इवैल्यूएट भी करना है, ठीक है। एनालाइज करेंगे फिर इवैल्यूएट करेंगे, जिसमें आप इफेक्टिवनेस और लिमिटेशंस बताएंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। डिफाइन करेंगे मार्केट बेस्ड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस टूल्स को, और उनका पर्पस क्या है, बैलेंस करने में इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या बताएंगे, मैकेनिज्म्स ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, सुपर क्रेडिट्स, ट्रेडिंग सिस्टम, ये तीनों आपको पता है, अब इनको डिफाइन करेंगे, बताएंगे क्या रोल है इनका। उसके बाद एडवांटेजेस बताएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी और इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन क्या रहता है। फिर रिस्क क्या है, इसके अंदर लूप होल्स क्या आ जाते हैं, डिलेड कंप्लायंस क्या है, वीक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, वो सब बताएंगे। पोटेंशियल मिसयूज में क्या बताएंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ क्रेडिट्स बाय अर्ली अडॉप्टर्स, ठीक है। कुछ कंपनीज जो है ज़्यादा क्रेडिट्स खरीद लेती हैं, ठीक है, वो बताएंगे कि एक्यूमुलेशन हो जाता है, खरीद के रख लेती हैं ताकि बाद में उसे बेचा जा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस इन्वायरमेंटल अर्जेंसी और इंडस्ट्री लॉबिंग इन्फ्लुएंस, मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन चैलेंजेस जो आते हैं वो सब बताएंगे। कैफे 3 क्रेडिट बैंकिंग एंड ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। और बैटरी ईवीएस काउंटिंग एज मल्टीपल व्हीकल्स अंडर सुपर क्रेडिट सिस्टम, चलिए ये भी आप इसको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और वे फॉरवर्ड कैसे करेंगे, स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन एंड ऑडिट मैकेनिज्म्स हो, क्रैप ऑन क्रेडिट एक्यूमुलेशन, प्रायोरिटी टू डायरेक्ट एमिशंस रिडक्शन ओवर ऑफसेट्स एंड ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम मार्केट टूल्स टू मैंडेटरी क्लीन टेक ट्रांजिशन, ठीक है, ये सब किया जाए। अच्छा यहाँ पे ना एक पॉइंट आया आपका, बैटरी ईवीएस काउंटिंग एज मल्टीपल व्हीकल अंडर सुपर क्रेडिट सिस्टम, ये वाला देखिए। जो ईवीएस है, अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे हम आ जाते हैं तो ऑब्वियसली बैटरी का जो काउंटिंग है, बैटरी का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि आप एग्जांपल देंगे कि बैटरी ईवीएस काउंटिंग जो है मल्टीपल व्हीकल्स की अंडर सुपर क्रेडिट सिस्टम, वो कैसे की जाएगी, मल्टीपल व्हीकल्स की उसकी काउंटिंग कैसे की जाएगी बैटरी की ईवीएस सिस्टम के अंदर, कहाँ पे, अंडर सुपर क्रेडिट सिस्टम। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है व्हीकल, उसमें एडिटोरियल में पैसेज में पढ़ा है कि इसमें क्या होता है कि 3 गाड़ियों को, 3 व्हीकल्स को एक माना जाता है ईवीएस में, है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सब आप बताएंगे, एग्जांपल्स देंगे। चलिए आज ये सीसैट के क्वेश्चन पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन रेगुलेटरी डिजाइन एंड एमिशन कंट्रोल पॉलिसीज, दीज आर द स्टेटमेंट्स, रीड द स्टेटमेंट्स, रीड द क्वेश्चन अगेन एंड गिव मी द आंसर, जल्दी से आंसर करें। What will be the answer of this question? Answer is B, 1 and 3 only, ठीक है। आंसर्स जो लिख रहे हैं मुझे दे रहे हैं, प्लीज़ चेक योर आंसर्स ऑल्सो। आज ही यूपीएससी मेंस एंड ऐसे थीम्स पे किस तरह से आ सकती हैं और
क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? फर्स्ट थीम है रेगुलेटरी डिजाइन वर्सेस एनवायरमेंटल काउंट आउटकम्स इन क्लाइमेट पॉलिसी। कहाँ पे यूजफुल है? जीएस3 इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। या ऐसे पेपर में क्वेश्चन देखिए कैसा आ सकता है, क्रिटिकली एग्जामिन वेदर फ्लेक्सिबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सच एज क्रेडिट ट्रेडिंग, सुपर क्रेडिट्स एंड मल्टी ईयर कंप्लायंस एक्चुअली स्ट्रेंथन एनवायरमेंटल गवर्नेंस और डिल्यूट क्लाइमेट एक्शन। ये आपको बताना है। नेक्स्ट थीम देखिए, ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे? जीएस3 एनर्जी, इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीएस2 पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड ऐसे पेपर ऑल्सो, ऐसे राइटिंग भी आ सकता है, प्रिसाइज राइटिंग भी आप लोगों का आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आ सकता है ये देख लीजिए। एनालाइज द चैलेंजेस इन इंडिया ट्रांजिशन टूवर्ड्स इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, इंडिया का जो ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ, उसमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको एनालाइज करना है। ऑफ द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, किसका? ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर सजेस्ट करेंगे पॉलिसी मेजर्स टू एक्सेलरेट क्लीन मोबिलिटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। सही है। नेक्स्ट थीम देखते हैं, बैलेंसिंग इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्लाइमेट कमिटमेंट्स। जीएस2 गवर्नेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, जीएस3 इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड ऐसे पेपर। क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन, आपको यहाँ पे डिस्कस करना है कन्फ्लिक्ट किसके बीच में? इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, दोनों चीज़ें हमें देखते हुए चलना है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एमिशन नॉर्म्स, हाउ कैन इंडिया डिज़ाइन पॉलिसीज, इंडिया कैसे डिज़ाइन पॉलिसीज को डिज़ाइन कर सकता है वो दैट बैलेंस बोथ ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली। ठीक है, दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स पूरे पूरे हमें देखने हैं, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिव्स भी ना हो और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हमें भी मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताना है किस तरह से इंडिया को डिज़ाइन करनी चाहिए पॉलिसीज़ को, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आ रही है नेक्स्ट जीएस पेपर 1 के प्रीलिम्स के एमसीक्यूज देख लीजिए, लेकिन ये सिर्फ यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बाकी सारे एग्जामिनर्स के लिए भी है, एस्पिरेंट्स वो भी देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। Consider the following statements regarding emission reduction policies. Read the options and then read the statements. पहले आप statements read करिए फर्स्ट टू थ्री जितने भी, और फिर ऑप्शंस में मुझे बताइए कौन सा इसमें से सही है। क्वेश्चन को रीड करिए दोबारा से और मुझे बताएं। क्या है आंसर इसका? बी, सेकंड एंड थर्ड ओनली। Coming to the next question, which of the following best explains the purpose of multi-year averaging in regulatory compliance systems? Read the options fast. Answer me. What will be the answer? B. Okay. With reference to environmental regulation tools, which of the following statements is not correct? बताना है आपको इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, किसका रेफरेंस से? environmental regulation tools से, बताएं। What will be the answer? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? बी। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दीज आर द स्टेटमेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट? जल्दी से रीड करें इन तीनों स्टेटमेंट्स को, मुझे बताएं कौन सा सही है। ए, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इसमें सही है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ की रिस्क ऑफ एक्सेसिव फ्लेक्सिबिलिटी इन एनवायरमेंटल रेगुलेशन? रीड द ऑप्शंस। व्हाट विल बी द आंसर? सी। ठीक है, आ जाइए पार्ट 7 पे। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एडिटोरियल इन CAFE 3 एमिशन नॉर्म्स? सेंट्रल आइडिया क्या है जो एडिटोरियल
है कैफे 3 के ऊपर, एमिशन नॉर्म्स के ऊपर, तो सेंट्रल आइडिया बताएं, रीड द ऑप्शंस। B is the right answer. Flexible compliance mechanisms in emission norms may weaken real progress toward electrification and deep decarbonization. ठीक है, चलिए। Which of the following is the most suitable title for the editorial? जो एडिटोरियल हमने अभी पढ़ा है, पैसेज देखा है, आपके अकॉर्डिंग 4 ऑप्शंस हैं ABCD, इनमें से कौन सा सूटेबल टाइटल है? रीड दी ऑप्शंस। What is the suitable title according to you? C. Cafe 3 norms, ambition on paper, flexibility in practice. ठीक है, ये suitable title है जो आज का एडिटोरियल हमने पढ़ा है। सो दिस इज़ द एडिटोरियल एनालिसिस फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल वेल। आपको समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा पढ़ने में, आपके करंट अफेयर्स भी इससे फ्रेश अप हो गए। तो ठीक है, मैं अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, नए स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी कॉम्पिटिटिव और गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो आई रिक्वेस्ट देम दैट प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें, फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स सेक्शन में जाके, वीडियो के चैनल पे जाके। साथ ही साथ बेल बटन को ज़रूर प्रेस करते जाएं ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके मेरी तरफ से। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे बने रहें क्योंकि नए नए टॉपिक्स और नई नई चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना, सीखना, पढ़ना। दूसरे सब्जेक्ट्स पे ध्यान दें। ठीक है, मैं जो फोकस करती हूँ इंग्लिश सेक्शन पे करती हूँ कि आपका इंग्लिश सेक्शन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप जो है स्कोर जो है आपका वो उसमें अच्छा आ सके। ठीक है, चलिए अब मैं मिलूंगी मैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल्सो। जय हिंद, जय भारत।